नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी भारतीय एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार की बनाई कमेटी ने ये सिफारिश की। एजेंट पर न्यूयॉर्क में मामला दर्ज है। गृह मंत्रालय ने बताया कि लंबी जांच के बाद कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें भारतीय एजेंट के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई पूरी करने की सिफारिश की गई। हालांकि एजेंट का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसे एजेंट विकास यादव से जोड़ा जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 2023 में गिरफ्तार किया था। अमेरिका ने 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय एजेंट पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप लगाए थे। अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें निखिल गुप्ता और CC1 नाम का एक शख्स शामिल था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने CC1 को विकास यादव बताया था। उनकी भारतीय सेना की वर्दी में फोटो भी जारी की गई थी। FBI का कहना है कि विकास भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़े थे। विकास पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने ड्रग माफिया और आपराधिक गैंग के साथ एजेंट के संबंधों की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। बता दें, अमेरिकी एजेंसियों ने कहा कि पन्नू को मारने की साजिश पिछले साल सितंबर में PM मोदी के अमेरिकी दौरे के वक्त की गई थी। भारत के एक पूर्व अफसर ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने का कहा था। इसके बाद अमेरिका का एक कोर्ट ने पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन भेजा। इस समन में भारत के NSA अजित डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का भी नाम शामिल है। इस सबके बाद मोदी सरकार बुरी घर गई, लेकिन भारत अपने आप को दूर करता रहा। विकास यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। कहा गया कि भारत ने विकास यादव को इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसकी और छिछालीदर न हो। कुल मिलाकर डोभाल फिर से चर्चा में आ गए। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने कहा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि योजना ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। जिन पूंजी मामलों की जांच की उस बारे में हमने बाजार नियामकों को बता दिया है। नेट एंडरसन ने लिखा, मैं ये सब खुशी से लिख रहा हूँ। इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग नियम के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चा में आई और अडानी को लेकर मोदी भी बुरे घर गए थे। हालांकि अब कंपनी बंद होने जा रही है तो भविष्य के लिए राहत की सांस ली जा सकती है। 2 साल पहले इसी महीने में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने से गौतम अडानी को $100 अरब का नुकसान हुआ था। आज हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर ने अडानी के शेयरों में जबरदस्त उछाल दिखा दिया है। अडानी के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। शेयर मार्केट में गुरुवार को बड़े गैप अप के बाद कारोबार की तेज शुरुआत हुई और ओपनिंग बेल के साथ ही निफ्टी 164 अंकों की बढ़त के साथ 23,377 के लेवल पर खुला, जबकि सेंसेक्स 595 अंकों की बढ़त के साथ 77,319 के लेवल पर खुला। बाजार में फिलहाल तेजी जारी है। वहीं फोकस में आज अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं। इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो ने स्पारडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्पारडेक्स मिशन 2 सैटेलाइट्स को लेकर किया गया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही, जिसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। इसरो 7 जनवरी और 9 जनवरी को तकनीकी समस्याओं के कारण स्पारडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को तय समय पर पूरा नहीं कर पाया था। इन सैटेलाइट को इसरो ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। बता दें, स्पेस डॉकिंग में 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं। ये एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है जिसे अंतरिक्ष अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। डॉकिंग का मकसद 2 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से जोड़कर डेटा शेयर करना है, पावर सोर्सेज को जोड़ना या किसी विशेष मिशन को अंजाम देना होता है। स्पेस डॉकिंग के दौरान एक अंतरिक्ष यान को दूसरे यान के पास लाकर उसे नियंत्रित तरीके से जोड़ना पड़ता है ताकि कोई नुकसान ना हो। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अज्ञात चोरों ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर बुधवार देर रात 2 बजे चोर घुस गया। इस दौरान सैफ और अज्ञात व्यक्ति के बीच हाथापाई हुई। इसके बाद चोर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। सैफ पर 6 वार हुए और 2 गहरे वार हैं।
सैफ अली खान पर चाकू से हमला होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में लीलावती अस्पताल ने बताया है। मामले पर अभिनेत्री और सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर की पीआर एजेंसी ने भी बयान जारी किया। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमनी ने कहा कि सैफ पर उनके बांद्रा वाले घर में अज्ञात शख्स ने हमला किया। उन्हें करीब 3:30 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया। उन्हें 6 जगह चोटें आई, जिनमें से 2 गहरी हैं। एक घाव रीढ़ के पास है, उनकी सर्जरी की जा रही है। ये चोट कितनी गहरी है, इस बारे में सर्जरी के बाद बताया जा सकेगा। करीना कपूर की पीआर एजेंसी की ओर से यह भी बताया गया है कि कल रात उनके और सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई। सैफ को उनके हाथ में चोट आई है और वो अस्पताल में है। परिवार के बाकी लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इजरायल और हमास पिछले सीजफायर समझौते पर पहुंच गए हैं। 15 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर और बंधक समझौते पर डील हो गई। जल्दी हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। कतर की राजधानी दोहा में इजरायल और हमास संघर्ष विराम समझौते हो चुके हैं। पहले चरण में हमास द्वारा 33 बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है, जबकि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेल से रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण की बातचीत शुरुआती चरण के 16वें दिन शुरू होगी। इजरायल और गजा सीजफायर के समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कराने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उनके ऑफिस ने ये जानकारी दी। ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने के प्रयासों का समर्थन करने और गजा को आतंकवाद का अड्डा न बनने देने की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने जल्द ही वॉशिंगटन में मिलने पर सहमति जताई। गजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल और हमास के बीच समझौते पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं आई। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने कहा, समूह युद्ध के दौरान गजा में हुई पीड़ा के लिए इजरायल को माफ नहीं करेगा। सभी पीड़ितों की ओर से खून की हर बूंद के लिए और दर्द के हर आंसू के लिए हम कहते हैं कि नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने में फेल रहा। वहीं इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और वार्ता के उनकी टीम के इस समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कैबिनेट और सरकार से इसे स्वीकार करने का आह्वान किया। इजरायली कैबिनेट को वोट के जरिए समझौते को मंजूरी देनी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।